वुदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रॉन्टे के नॉवेल का उर्दू तर्जुमा। तीसरा हिस्सा। यहां ग्रेंज आने से पहले मैं तमाम उम्र वुदरिंग हाइट्स में ही रही, क्योंकि हिंडले, हैरिटन का वालिद, को मेरी मां ने पाला था। मैं अगरचे उनकी आया की लड़की थी, लेकिन घर में भागी दौड़ी फिरती रही। बाहर जाते तो मैं और हिंडले रास्तों और पगडंडियों पर खूब भागते दौड़ते। यह गर्मियों की एक सुहानी सुबह का जिक्र है। फसलों की कटाई का मौसम था। हिंडले के वालिद अर्नशॉ सफर के लिए तैयार होकर नीचे उतरे। पहले उन्होंने जोसेफ को कुछ हिदायत दी, फिर बारी बारी हिंडले, कैथरीन और मेरे पास आए और हिंडले से बोले, बेटा मैं आज लिवरपूल जा रहा हूं, क्या लाऊं तुम्हारे लिए? सफर लंबा है, इसलिए कोई छोटी छोटी चीजें ही बताना। हिंडले ने मुंह का बाजा। कैथरीन को घोड़सवारी का शौक था, उसने चाबुक, और मैंने एक गुड़िया की फरमाइश की। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को चूमा, मुझे थपकी दी और चले गए। उन्हें तीसरे दिन वापस आना था, लेकिन ये 3 दिन हमारे लिए 3 साल हो गए। कैथरीन बार बार गेट की तरफ भागती। हिंडले दूर से आने वाली पगडंडियों को बार बार देखता। काफी देर हो गई, सब मायूस हो गए। अंधेरा छा गया। बेगम अर्नशॉ ने सबको सो जाने को कहा, लेकिन नींद भला कहां। रात के 11 बजे दरवाजा आहिस्ता से खुला और अर्नशॉ अंदर दाखिल हुए। थके हारे आते ही सोफे पर दराज हो गए। थोड़ी देर सफर की परेशानियों का जिक्र करके एक गिठरी की तरफ जो वो लाए थे इशारा करते हुए बेगम अर्नशॉ से बोले, देखो बेगम, ये क्या है? मुझे जिंदगी में कभी इतनी उलझन नहीं हुई जितनी आज हुई। बस ये समझ लो कि अल्लाह ने मुझे इसीलिए लिवरपूल भेजा था। हम गिठरी की तरफ भागे। मैंने कैथरीन के कंधों पर से नजर डाली तो एक निहायत गंदा स्याह बालों वाला बच्चा देखा। कैथरीन से जरा बड़ा था, लेकिन जब उसे खड़ा किया गया तो वो बमुश्किल खड़ा हुआ और मुंह खोलकर देखता हुआ न जाने कौन सी जबान के अल्फाज बोलने लगा। किसी की समझ में कुछ न आया। मैं तो इस काले कलूटे बच्चे को देखकर सख्त दहशत ज़दा हो गई थी, और बेगम अर्नशॉ तो उसे उठाकर बाहर फेंक देने के लिए तैयार हो गई। वो निहायत गुस्से से अर्नशॉ से पूछ रही थी कि जब अल्लाह ने उन्हें अपने बच्चे दे रखे हैं तो फिर इस लावारिस को क्यों उठा लाए? क्या अपने बच्चे देखभाल के लिए कम थे जो यह मुसीबत समेट लाए? आका शायद तफसील बताते भी, लेकिन एक तो बेगम साहबा सुनने को तैयार न थीं, दूसरे अर्नशॉ बहुत थक चुके थे। फिर भी उनकी बातों से मैंने कुछ अंदाजा लगाया कि लिवरपूल की किसी गली में यह बच्चा एक जगह पड़ा रो रहा था। अर्नशॉ ने बेहतरा पता करने की कोशिश की कि यह बच्चा किसका है, लेकिन कुछ मालूम न हो सका। बजाय इसके कि खामखा वक्त जाया किया जाता, अर्नशॉ ने यही मुनासिब समझा कि उसे घर ले आए। बेगम अर्नशॉ गुस्सा निकालकर चुप हो गईं और मुझे हुक्म मिला कि बच्चे को हाथ मुंह धुलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाऊं और बाकी बच्चों के पास सुला दूं। हिंडले और कैथरीन अब तक इंतजार में थे। जो ही यह मामला ठंडा पड़ा, उन्होंने अपने अब्बा की जेबें टटोलना शुरू कर दी। हिंडले का बाजा जेब से निकला जरूर, लेकिन मुड़ा तोड़ा, और वो बड़बड़ाने लगा। जब कैथरीन को पता चला कि इस मनहूस बच्चे के चक्कर में उसका चाबुक गुम हो गया है, तो उसने कहर आलूद नजरों से इस स्याह काली कलूटी चीज की तरफ थूक दिया। जवाब में अर्नशॉ ने एक जबरदस्त थप्पड़ उसके मुंह पर मारा ताकि उसे उसकी बदतमीजी की सजा मिल सके। बहरहाल उन दोनों बहन भाइयों ने उस बच्चे को अपने साथ बल्कि अपने कमरे में सुलाने से भी इनकार कर दिया। मैं खुद भी उससे मुतनफ्फिर थी। चुनांचे सोते वक्त मैंने उसे बाहर सीढ़ियों पर डाल दिया और खुद आराम से सो गई। उधर गजब यह हुआ कि रात को इत्तेफाकन या अर्नशॉ की आवाज सुनकर यह मखलूक रेंग कर उनके कमरे में चली गई। सुबह इंक्वायरी हुई और मुझे घर से निकाल दिया गया।
वो गुस्से में मुझे यूं ही घर से बाहर निकाल दिया करते थे। मैं 2-1 रोज अपने घर रही, वापस आई तो पता चला कि बच्चे का नाम हीथक्लिफ रखा गया है। आहिस्ता आहिस्ता कैथरीन के साथ उसकी गाढ़ी छनने लगी, लेकिन हिंडले उससे शदीद नफरत करता था। मैं भी उस पर नाक चढ़ाती और बेगम साहबा भी लिए दिए रहती। वो एक खामोश तबाह मुतहम्मल मिजाज बच्चा था, सख्तियां झेलने और बदसलूकी का आदी हो चुका था। हिंडले उसके खूब थप्पड़ मारता और वो आंखें झपकाए बगैर उन्हें बर्दाश्त करता। क्या मजाल एक आंसू भी उसकी आंखों से बह निकले। मैं अक्सर उसे अपने नाखूनों से काटती, लेकिन वो एक लंबा सा सांस लेकर सिर्फ आंखें जरा ज्यादा खोल देता, जैसे उस पर कोई ज्यादती ही न हुई हो। उसके इस भोलपन पर अर्नशॉ को हम पर बहुत गुस्सा आता और वो हमेशा हिंडले पर दांत पीसते रहते कि वो एक लावारिस बच्चे पर ज्यादती करता रहता है। चुनांचे हीथक्लिफ उस घर में शुरू से ही कशीदगी के हालात में पला। इधर 2 साल बाद जब अर्नशॉ का इंतकाल हुआ तो नौजवान हिंडले, जो उस वक्त 16 साल का था, के जहन में यह तअस्सुर घर कर चुका था कि उसका बाप उस पर ज्यादती करता रहा है और यह सब कुछ इस कमबख्त हीथक्लिफ की वजह से हुआ है। चुनांचे हिंडले अक्सर अपने मरहूम बाप की ज्यादतियों का जिक्र करता तो मैं हमदर्दी के अल्फाज में उसको तसल्ली देती। फिर यह हुआ कि चेचक की वबा फैल गई, सब बच्चे बीमार पड़ गए। मुझे दिन रात उनकी खिदमत करने में मसरूफ होना पड़ा। उस वक्त मैंने देखा कि हीथक्लिफ में इतना सब्र और जब्त है कि किसी नर्स ने किसी मरीज में न देखा होगा। हिंडले और कैथरीन मुझे तंग कर देते थे, लेकिन यह बच्चा चुपचाप लेटा छत को घूरता रहता। इसके बावजूद मुझे उसमें कोई ऐसी खास बात नजर न आई जो अर्नशॉ के दिल में घर कर गई थी। वहां तो सूरत हाल यह हो गई थी कि हीथक्लिफ के मुंह से बात निकलने की देर थी, फिर सारे घर की शामत आ जाती और सबको हीथक्लिफ की मर्जी के आगे झुकना पड़ता। इस बात की वजाहत एक छोटे से वाकया से होती है जो मुझे आज तक याद है। एक बार एक मेले से अर्नशॉ 2 घोड़े लाए, एक हिंडले के लिए, दूसरा हीथक्लिफ के लिए। उनमें जो ज्यादा खूबसूरत था वो हीथक्लिफ ने ले लिया, लेकिन जल्द ही उसकी टांग में कोई नुक्स पड़ गया तो उसने हिंडले से कहा, मेरे साथ घोड़ा बदल लो, मेरे वाला ठीक नहीं है, और अगर तुमने अपना घोड़ा मुझे न दिया तो मैं तुम्हारे अब्बा को जाकर बता दूंगा कि तुमने परसों मेरे बाजू पर मुक्के मारे थे। मैं उन्हें अपना बाजू भी दिखाऊंगा जिस पर अब तक नील पड़े हुए हैं। हिंडले ने यह सुनते ही एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा, लेकिन वहां जूं तक न रेंगी। अलबत्ता उसने हिंडले से आराम से कहा, चुप करके घोड़ा दे दो, वरना अगर मैंने इन तमाम थप्पड़ों का जिक्र अब्बा से कर दिया तो तुम्हें उनसे दुगने थप्पड़ खाने पड़ेंगे। हिंडले ने लोहे का एक सरिया उठाते हुए कहा, दफा हो यहां से। हीथक्लिफ ने आराम से जवाब दिया, मारो मारो और फिर तमाशा देखो। मैं अब्बा को बताऊंगा कि तुमने कहा था कि जो ही अब्बा मर जाएंगे तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे। तुम अभी खड़े खड़े न निकाले जाओ तो मेरा नाम बदल देना। हिंडले ने लोहे का सरिया पूरे जोर से हीथक्लिफ को दे मारा, जो उसकी छाती पर लगा और वो धड़ाम से नीचे गिरा, लेकिन फौरन ही उठकर खड़ा हो गया। उसे बिल्कुल गुस्सा न आया था, अलबत्ता वो अर्नशॉ के पास जाने को तैयार था। अगर मैं न रोकती तो वो उसी हालत में अर्नशॉ के पास चला जाता और हिंडले की शामत आ जाती। हिंडले दांत पीसकर बोला, भूखे नंगे ये ले साले और दफा हो जा शैतान की औलाद। ये घोड़ा तुझे ऐसी पटखनी देगा कि भेजा बाहर निकल आएगा। हीथक्लिफ हिंडले का घोड़ा खोलने जा चुका था। जब वो वापस गुजरा तो हिंडले ने घोड़े के नीचे से हीथक्लिफ को ऐसी लात रसीद की कि वो तेवरा कर गिरा। हिंडले ये देखे बगैर कि हीथक्लिफ को कहीं चोट तो न आई, भाग गया। उसके जाने के बाद मैं ये देखकर हैरान रह गई कि हीथक्लिफ ने उफ तक न की, पीठ सहलाता हुआ उठा, घोड़े की जीन बदली और घास के ढेर पर बैठकर पीठ सहलाने लगा। जब मैंने उसे यह कहा कि वो अर्नशॉ को यही बताए कि यह सारे जख्म और खराशें घोड़े से गिरने से आई हैं, तो वो फौरन मान गया। उसे तो घोड़ा चाहिए था, वो उसे मिल गया, बाकी सब कुछ जाए भाड़ में।
وہ اس قسم کی ماروں اور جھگڑوں پر یوں خاموش رہتا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکا بہت فراخ دل ہے، لیکن مسٹر لاک ووڈ یہ میری بھول تھی۔ وہ تو ایسا منتقم مزاج نکلا کہ کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ وقت کی چکی سب کو پیس کر رکھ دیتی ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ ارنشو کی صحت جواب دینے لگی تھی، ان کی طبیعت چڑچڑی ہو گئی، وہ چھوٹی سی بات پر بھپڑ جاتے، ان کی مرضی کے خلاف ذرا سی بات ہو جاتی تو وہ سمجھتے کہ ان کے اختیارات سلب کیے جا رہے ہیں اور بھڑک اٹھتے۔ ہیتھ کلف کے بارے میں تو وہ بہت ہی زیادہ حساس تھے، گھر کا کوئی فرد اسے ذرا سی اونچی نیچی بات کہہ دیتا تو وہ مٹھیاں بھینچ لیتے۔ انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ گھر کے سب لوگ ہیتھ کلف کو اس لیے ناپسند کرتے ہیں کہ وہ ان کا نور نظر تھا، اور یہی بات اس بیچارے کے لیے مصیبت کا باعث بن گئی تھی۔ سب اس سے نفرت کرتے تھے کہ کہیں اس نے کسی کا برا منایا، اور بڑے میاں لگے الٹی سیدھی ہانکنے۔ ایسے موقعوں پر وہ ڈنڈا لے کر مارنے کو دوڑتے، لیکن جب بس نہ چلتا تو پیچ و تاب کھا کے رہ جاتے۔ لنٹن اور ارنشو دونوں گھرانوں میں شام کے وقت بچوں کو ایک استاد پڑھانے آتے تھے۔ انہوں نے ارنشا کو مشورہ دیا کہ ہنڈلے کو تعلیم کے لیے شہر بھیج دیا جائے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ہنڈلے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لے، اور گھر میں جو روز روز مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور جن کا باعث اکثر ہنڈلے اور ہیتھ کلف کا جھگڑا ہوتا تھا، اس سے بھی نجات مل جائے۔ چنانچہ ہنڈلے کو شہر بھیج دیا گیا، لیکن مسٹر لاک ووڈ اس سے مسئلہ حل نہ ہوا۔ جوزف اور کیتھی نے گھر میں سکون نہ ہونے دیا۔ آپ نے دیکھا نا اس بڈھے کھوسٹ جوزف کو، وہ کمبخت اس قدر چکر آدمی ہے کہ آپ کو اپنی باتوں میں الجھاتا چلا جائے گا، بائبل سے لمبی لمبی آیتوں کا حوالہ دے گا، ان میں اچھی اچھی باتیں خود اپنے آپ پر لاگو کرتا چلا جائے گا، اور مخاطب کو ایسا خوفناک نقشہ دکھائے گا جیسے دوزخ محض اس کے مخالف کے لیے ہی بنائی گئی ہو۔ چنانچہ اس نے ارنشا کو پوری طرح اعتماد میں لیا ہوا تھا۔ وہ ارنشا کو ڈراتا رہتا تھا کہ بچوں کے معاملہ میں نرمی اختیار نہیں کرنی چاہیے اور ہر وقت ان کے کان کھینچتے رہنا چاہیے۔ ہنڈلے کے متعلق اس نے ارنشا کے ایسے کان بھرے تھے کہ وہ اسے ایک باغی، آوارہ اور ناکارہ چھوکرا سمجھنے لگے تھے۔ کیتھی اور ہیتھ کلف کے متعلق روزانہ نئی سے نئی کہانی گھڑ کر مالک کو سناتا۔ کیتھی بھی ایک آفت کی پرکالہ تھی۔ میں نے کبھی کوئی بچہ اتنا شوخ و شنگ، تیز و ترار نہ دیکھا تھا جتنی یہ لڑکی تھی۔ اسے دن میں 50 شرارتیں سوچتی۔ صبح جس لمحے وہ اپنے کمرے سے نیچے اترتی اور شام جب وہ واپس جاتی، اس دوران میں کوئی کچھ نہ کہہ سکتا تھا کہ وہ کیا کر گزرے گی۔ اس کی بالشت بھر لمبی زبان ایک لہجہ کے لیے نہ رکتی۔ اس سے چغلیں، اس کو تانا، اس کو سرزنش، کسی کو منہ چڑھا رہی ہے، کسی کے دھول دھپا لگا رہی ہے، گانا، ہنسنا، قہقہے لگانا، سارا دن ادھم مچائے رکھنا اس کا کام تھا۔ لیکن تھی بڑی خوبصورت، گوری چٹی، نرم و نازک، ملائم، مسکراتی تو پھول کھل اٹھتے، چال ایسی جیسے موڑنی، آنکھیں ہیرے کی طرح شفاف اور چمکتی ہوئی۔ ہیتھ کلف اس کے دل میں گھر کر چکا تھا اور وہ اس کے بغیر ایک پل نہ رہ سکتی تھی۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہیتھ کلف سے دور رکھنا گویا اس کے لیے سب سے بڑی سزا تھی، اور اس سلسلے میں اسے خاصی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی تھی۔ اس کی حاضر جوابی اس وقت دیکھنے کے قابل ہوتی جب ہم سب بیک وقت اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے اور وہ سب کو تیز تیز جواب دیتے ہوئے چومکھے مکالمے بولتی۔ لیکن بہت بری بات یہ ہوئی کہ اپنے باپ کے چڑچڑے پن کے جواب میں وہ بھی چڑچڑی ہو جاتی اور پھر ہر وہ کام کر گزرتی جسے ارنشا ناپسند کرتے۔ وہ انہیں یہاں تک کہہ دیتی کہ ہیتھ کلف وہی کچھ کر گزرے گا جو وہ چاہے گی، نہ کہ وہ کچھ جو ارنشا چاہیں گے۔ اس بارے میں ان کی لاشعوری چپخلش تو سمجھ میں آتی تھی کہ دونوں ہیتھ کلف کو چاہتے تھے۔ وہ اس بات کو ہرگز پسند نہ کرتی کہ ہیتھ کلف ارنشا کے اشاروں پر چلے، لیکن کبھی کبھی اسے اپنے کیے پر ندامت بھی ہوتی
اور وہ رات کو ابا کے پاس جا کر انہیں منانے کی کوشش بھی کرتی تو بڑے میاں کہتے، نہیں نہیں کہتی، تم اپنی بھائی ہنڈلے سے بھی گئی گزری ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو، میں اور تمہاری ممی تو اس وقت کو کوستے ہیں جب تم ہمارے ہاں پیدا ہوئی۔ یہ سن کر پہلے تو کیتھی رو پڑتی، لیکن جب ارنشو نے یہی باتیں لگاتار کہنا شروع کی تو وہ ڈھیٹ ہو گئی، اور جب کبھی میں اسے کہتی کہ جاؤ ابا سے معافی مانگو تو وہ قہقہا لگا کر ہنس دیتی۔ ارنشو ایک ڈوبتی ہوئی نو تھے، آخر ایک دن آیا کہ لہروں کی جارحیت کے مقابلے کی تاب نہ لا کر یہ نو لہروں کی نظر ہو گئی۔ وہ ایک بہت ہی اداس شام تھی، سخت آندھی چل رہی تھی، ہم سب کمرے میں انگیٹھی کے پاس بیٹھے تھے۔ کیتھی کچھ دنوں سے بیمار تھی، اس لیے چپ چاپ باپ کے گھٹنوں سے لگی بیٹھی تھی۔ ہیتھ کلف کا سر کیتھی کی گود میں تھا۔ ارنشو بعض اوقات بیٹی سے بڑے پیار کی باتیں کیا کرتے، آج بھی وہ اسی موڈ میں کیتھی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولے، کیتھی تم ہمیشہ ایسی ہی اچھی بچی کیوں نہیں بن سکتی؟ اور کیتھی نے پیار سے جواب دیا، آپ ہمیشہ ایسے ہی اچھے ابا کیوں نہیں بن سکتے؟ لیکن جب اس نے باپ کا سر ڈھلکتے دیکھا تو اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں سے سہلانے لگیں، پھر آہستہ آہستہ ارنشو کی انگلیاں کیتھی کی انگلیوں سے نکل گئیں اور ان کا سر چھاتی سے جا لگا۔ یہ دیکھ کر میں نے سب کو خاموش کرا دیا کہ ارنشو سو گئے ہیں۔ ہم کچھ دیر خاموش رہے، لیکن جوزف بھلا کب چپ بیٹھنے والا تھا، وہ انہیں اپنے کمرے میں جا کر سونے کے لیے کہنے لگا اور ان کا کندھا ہلایا۔ وہاں کوئی حرکت ہی نہ تھی۔ جوزف لالٹین ان کے منہ کے پاس لایا تو مجھے کچھ شک گزرا۔ میں بچوں کو لے کر اوپر چلی تو کیتھی بولی، میں ابا کو پیار کر کے جاؤں گی۔ ہمارے روکتے روکتے اس نے اپنی باہیں باپ کی گردن میں ڈال دیں اور اگلے ہی لمحے اس کی چیخ سنائی دی، ہیتھ کلف ابا مر گئے۔ پھر ہیتھ کلف اور وہ رونے لگے تو مجھ سے بھی رہا نہ گیا، لیکن جوزف نے ہمیں ڈانٹ دیا کہ ہمارے رونے سے ان کی روح بھٹک جائے گی۔ باپ کے جنازے میں شرکت کے لیے ہنڈلے بھی شہر سے آ گیا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ ہم نے حیران ہو کر اسے دیکھا، یقیناً وہ کسی اونچے خاندان سے نہ تھی، ورنہ ہنڈلے یوں باپ سے چھپا کر شادی نہ کرتا۔ بہت ہی پتلی عام سی لڑکی تھی، اسے اس گھر کی ہر چیز کو دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی، شاید اس نے اتنی کھلی اور عمدہ رہائش کبھی نہ دیکھی تھی۔ خود ہنڈلے میں بھی بہت تبدیلی آ چکی تھی، نہ وہ لباس، نہ وہ لہجہ، نہ وہ رنگت۔ باپ کے مرنے کے بعد اب وہ ہمارا اور اس کی تمام وسیع جائیداد کا مالک تھا۔ اس نے پہلا حکم یہ دیا کہ میں اور جوزف اپنے کمرے چھوڑ کر باورچی خانے کے عقب میں چلے جائیں اور وہیں رہا کریں، تاکہ سامنے کا حصہ اس کی بیوی فرانسس اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ فرانسس کے لیے یہ گھر بہت ہی بڑا ہے تو اس نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ فرانسس کیتھی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اپنی ننند کو بہت سے تحفے تحائف دیے، ہر وقت اس کے ساتھ رہنے لگی اور دونوں بہت خوش و خرم نظر آتی تھیں۔ لیکن جو ہی فرانسس نے ہیتھ کلف کی کسی بات پر ناراضی کا اظہار کیا، ساری کایا ہی پلٹ گئی، اور ہنڈلے میں ہیتھ کلف کے لیے جو نفرت کا سانپ سویا ہوا تھا وہ نہ صرف جاگ اٹھا بلکہ پھنکارنے لگا۔ اس نے حکم دیا کہ ہیتھ کلف اپنے آپ کو اس گھر کا فرد نہ سمجھے، وہ نوکروں کے ساتھ رہے اور باہر کھیتوں پہ کام کرے۔ ہیتھ کلف نے شروع سے اس بات کا بالکل برا نہ منایا، وہ کھیتوں میں کام کرتا اور کیتھی اس کے پاس رہتی۔ اس سے زیادہ ہیتھ کلف کو کیا چاہیے تھا؟ وہ تمام دن کھیتوں، چٹانوں، ٹیلوں اور ڈھلوانوں پر بھاگتے دوڑتے رہتے۔ ہنڈلے نے اس کے بعد پتہ ہی نہ کیا کہ اس نے کیا حکم دیا تھا، لیکن میں اکثر اس جوڑے کو دیکھ کر دل ہی دل میں کڑھتی کہ یہ دونوں اگر یوں ہی اسی ماحول میں پلتے بڑھتے رہے تو اچھی بات نہ ہوگی۔ ایک اتوار کی شام یوں ہوا کہ کیتھی اور ہیتھ کلف کو کسی معمولی بات پر کمرے سے نکال دیا گیا۔ وہ باہر نکل گئے، لیکن رات کو جب میں نے انہیں کھانے پہ بلایا تو وہ کہیں بھی نہ ملے۔ بہت تلاش کی، گھر میں ڈھونڈیا پڑ گئی، لیکن وہ نہ ملے۔ اس پہ ہنڈلے کو تو آ گیا اور حکم ملا کہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور وہ دونوں ہرگز اندر نہ آ پائیں۔
तमाम लोग दरवाजे बंद करके सो गए, लेकिन मुझे नींद कहाँ। अगरचे बाहर बूंदा बांदी हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मैंने अपनी खिड़की का पट खुला रखा कि शायद वो लोग आ जाएं। वाकई वो आ गए। गेट से मध्यम सी रोशनी की झलक पड़ी तो मैं शाल ओढ़कर खिड़की से बाहर कूदी कि उन्हें दरवाजा खटखटाने से रोकूं। मैं ये देखकर सटपटा गई कि हीथक्लिफ अकेला था, कैथी उसके साथ न थी। मैंने घबरा कर पूछा, कैथी किधर है? खैरियत तो है? कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया? हीथक्लिफ बोला, कैथी ग्रेंज में है। शायद मैं भी वहीं रहता, लेकिन वो लोग बड़े बदतमीज हैं। वहां क्यों गए थे तुम? और फिर कैथी को वहां क्यों कर ले गए? अब देखना तुम्हारी क्या दुर्गत बनेगी। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, नेली मुझे दम तो लेने दो, ये गीले कपड़े उतार लूं फिर बताता हूं। कपड़े बदलकर हीथक्लिफ बोला, मैं और कैथी यूं ही जरा घूमने फिरने बाहर निकले थे कि हमारी नजर दूर ग्रेंज में पड़ी, तो हमने इरादा किया कि आज जरा लिंटन फैमिली को देखते हैं कि उनके बच्चे एतवार की शाम को कैसे गुजारते हैं। हम यहां से भागते हुए सीधे ग्रेंज पहुंचे। कैथी के लिए दौड़ना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसका एक जूता कहीं गिर गया था। उसने दूसरा जूता उतार के हाथ में पकड़ा हुआ था और नंगे पांव भाग रही थी। हम बाड़ फलांग कर ग्रेंज में दाखिल हुए और एक खिड़की में पड़े हुए गमलों के पीछे छुपकर खड़े हो गए। अभी उन्होंने खिड़कियों के पर्दे नहीं गिराए थे और अंदर से सब कुछ साफ नजर आ रहा था। आहा, नेली कितना खूबसूरत कमरा था। किरमजी रंग के कालीन बिछे हुए थे, कुर्सियों की गद्दियां भी उसी रंग की थीं, छत पर उसी रंग का फानूस लटक रहा था। लिंटन और उनकी बेगम घर में न थे और बच्चे जिनकी तुम हमेशा तारीफ करती रहती हो, पता है क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? मैंने बेचैनी से पूछा। हीथक्लिफ बोला, इजाबेल जो कैथी जितनी बड़ी है, कमरे के एक कोने में पड़ी यूं चीख रही थी जैसे उसे चुड़ैलें चिमटी हुई हों, और एडगर चूल्हे के पास खड़ा अलग रो रहा था। कमरे के दरमियान मेज पे एक कुत्ता अपना पंजा उठाए दर्द से कराह रहा था। गोया ये दोनों बहन भाई उस बेजबान पर मश्क करते रहे थे। नेली, क्या तुमने हम दोनों को कभी यूं बदतमीजी से लड़ते देखा है? मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन तुमने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि कैथी वहां कैसे रह गई। हाँ, वो बोला, वो यूं हुआ कि उनकी यह हालत देखकर हमारी हंसी निकल गई। इस पर उन दोनों के कान खड़े हो गए और वो तीर की सी तेजी से कमरे से बाहर निकल गए और फिर उनकी चीखती चिल्लाती हुई आवाजें सुनाई दी। वो अपनी अम्मी अब्बा को बुला रहे थे। उनकी चीखें सुनकर हमें उन्हें डराने में और भी मजा आया और हमने वाकई डरावनी आवाजें निकालना शुरू कर दी। मैंने कैथी का हाथ पकड़ा हुआ था। किसी की आहट पाकर हम भागे, लेकिन बदकिस्मती से कैथी ठोकर खाकर गिरी और मैं आगे गुजर गया। कैथी की सरगोशी सुनाई दी, हीथक्लिफ तुम भाग जाओ, इन लोगों ने कुत्ते छोड़ दिए हैं। वाकई एक देव हैकल कुत्ते ने कैथी का टखना मुंह में पकड़ा हुआ था। मैं वापस मुड़ा और 2 पत्थर उठाए, एक कुत्ते के मुंह में ठूंस दिया और दूसरे से उसे खूब ठोका। इतने में एक नौकर लालटेन लेकर आता हुआ दिखाई दिया और जोर से बोला, छोड़ना नहीं। जाने न पाए, लेकिन कुत्ता क्या करता। नौकर ने जब उसका हुलिया बिगड़ा हुआ और फिट भर लंबी जबान बाहर लटकते देखी तो घबराया और कैथी को घसीट कर अंदर ले गया। मैं भी गालियां निकालता हुआ पीछे चल दिया। मिस्टर लिंटन की आवाज आई। वो नौकर से पूछ रहे थे, क्या शिकार है? क्या शिकार है रॉबर्ट? क्या करा है इसने? कुत्ते बेचारे का दम हलक में अटका हुआ था। वो क्या शिकार करता? अलबत्ता रॉबर्ट बोला, जनाब, कुत्ते ने ये लड़की पकड़ी है और देखिए इसके साथ एक लड़का भी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि डाकुओं के किसी ग्रोह ने इन दोनों को सरे शाम ही मकान के अंदर भेज दिया कि गई रात अंदर से दरवाजा खोल दें और मकान लूटने में आसानी रहे। फिर मेरी तरफ मुंह करके बोला, तुम चुप रहो जी, चोर कहीं के, ज्यादा बकबक की तो फांसी पे चढ़ा देंगे। लिंटन बोला, इन कमबख्तों को पता है कल मुझे तनख्वाह मिली है। अरे देखो तो सही, एक चोर दूसरे चतुर, यूं घूर रहा था जैसे खा जाएगा।
ऐसे लड़कों को तो फौरन फांसी दे देनी चाहिए। देखो तो जरा डार्लिंग। यह कहकर उन्होंने मुझे खींचकर फानूस के नीचे किया और बेगम लिंटन मुझे घूर के ऐनक में से वहीं देखने लगी। फिर एकदम दोनों हाथ ऊपर उठाकर चीख कर पीछे हटी। इजाबिल और एडगर भी खौफजदा हो गए, अपनी माँ के पास खड़े थे। इजाबिल बोली, अब्बा मुझे बहुत खौफ आता है। इससे इसकी शक्ल तो उस फकीर से मिलती है जो अगले दिन मेरी बकरी चुरा के भाग गया था। इसे किसी कमरे में बंद कर दो और बाहर से ताला लगा दो। इतने में कैथी हंसती हुई मेरे पास आ गई। अब जो लिंटन ने उसे रोशनी में देखा तो फौरन पहचान गया और बोला, अरे ये तो अर्नशॉ की बेटी है। कुत्ते ने इसे टखने पर काट लिया है। हिंडले को शर्म आनी चाहिए कि अपनी बहन को यूं एक आवारा छोकरे के साथ घूमने फिरने भेज दिया। मगर ये लड़का है कौन? हाँ, याद आया, यह तो वो सौगात है जो अर्नशॉ लिवरपूल से उठा लाया था। यह तो इस काबिल नहीं कि हमारे बच्चे इसकी बातें सुनकर अपनी जबान बिगाड़ें। नेली, तुम बुरा न मनाना, लेकिन यह बेइज्जती मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने उन्हें खूब खूब गालियां निकाली और उन्होंने रॉबर्ट को हुक्म दिया कि मुझे घसीट कर बाहर निकाल दिया जाए। मैंने कैथी के बगैर जाने से इनकार कर दिया तो उन्होंने धमकी दी कि कल सारी बात हिंडले को बता दी जाएगी और यूं मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। मैं उसी जगह गमलों के पास आकर खड़ा हो गया जहां थोड़ी देर पहले हम दोनों खड़े थे। मैंने इरादा कर लिया था कि अगर उन्होंने कैथी को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो मैं शीशे तोड़कर अंदर दाखिल हो जाऊंगा और उसे साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन वो तो सोफे पर आराम से बैठी थी। बेगम लिंटन ने उसका कोट उतारा। एक मुलाजिमा गर्म पानी से उसके पांव धोने लगी। मिस्टर लिंटन ने उसे गर्म गर्म चाय का प्याला पेश किया और इजाबिल ने टॉफियों का डब्बा उसकी झोली में खाली कर दिया। एडगर दूर खड़ा उसे गौर से देख रहा था। थोड़ी देर बाद बेगम लिंटन ने उसके बालों में कंघी की और उसे अंगीठी के पास बिठा दिया। इस मौका पर मैं चला आया। कैथी खुश थी। उसकी खुशी के अलावा और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। वो हंसती हुई बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। इजाबिल और एडगर तो उसके पांव की जूती के बराबर भी नहीं। क्यों नेली, ठीक कहा है ना मैंने? ठीक कहा है या नहीं हीथक्लिफ, लेकिन कल देखना हिंडले तुम्हें कैसे ठीक करता है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं? उसे क्यों लेकर गए थे? मेरी बात ठीक निकली। अगले दिन लिंटन खुद हिंडले से मिलने आया और उसे लंबा चौड़ा लेक्चर पिला गया। हिंडले आपे से बाहर हो गया। उसने हीथक्लिफ को बिल्कुल कुछ न कहा, न डांट डपट की, न मारा न पीटा। बस यह हुक्म दे दिया कि अगर आइंदा उसने कैथी से जरा भी बात की या उससे मेल जोल रखा तो उसी वक्त उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया जाएगा। फिर उसने अपनी बीवी फ्रांसिस से कहा कि जब कैथी वापस आए तो उसे निहायत ढंग से हीथक्लिफ से दूर रखा जाए।